ओके, तो टाइमर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर। टाइमर का मैं एग्जांपल दे रही थी कि जैसे कि आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि अगर हमने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अपना कोई रिसोर्स या अपना कोई गेमिंग सिस्टम किसी को दिया रेंट पे या कैसे भी, 1 घंटे के लिए हमने उसको दिया, तो हम जिस टाइम देंगे उस टाइम को नोट कर लेंगे और उसके 1 घंटे बाद का टाइम नोट कर लेंगे कि मुझे इतने टाइम बाद इससे अपना रिसोर्स, अपना सिस्टम वापस लेना है। ठीक है, तो हमने अपना रिसोर्स तो हैंड ओवर किया, कंट्रोल तो दूसरे पर्सन को दे दिया, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के, उतने टाइम के बाद हम उससे वो रिसोर्स, वो सिस्टम वापस ले लें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये काम करता है। उसका जो ऑपरेशन है, जो कि टॉपिक हमारा चल ही रहा है, ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये एक तो डुअल मोड पे काम करता है और दूसरा टाइमर के साथ काम करता है। दोनों मिल करके इसके पूरे ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है ये सब रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि एक के बाद एक टॉपिक रखा हुआ है। ऑपरेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही आपका डुअल मोड आएगा और टाइमर भी आएगा। ठीक, अब टाइमर की बात हो रही है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या टाइमर लगाता है, कहाँ टाइमर लगाता है? लेट्स वी मस्ट इंश्योर दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन कंट्रोल ओवर द सीपीयू। हमारा जो मेन रिसोर्स है सिस्टम के अंदर, दैट इज सीपीयू, वही मेन प्रोसेसिंग करता है। तो किसी भी सिस्टम की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल सीपीयू पे होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि प्रोग्राम्स का कंट्रोल है सीपीयू पे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका मेन मैनेजर है आपके सिस्टम के अंदर, उसका कंट्रोल होना चाहिए सीपीयू के ऊपर। कितनी देर के लिए उसको किस प्रोसेस को सीपीयू देना है, कब उसे वापस लेना है, सब कुछ। राइट, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली क्या करता है कि आप जितने भी प्रोसेसेस अपने सिस्टम में रन करते हो, भले आपने इंटरनेट कुछ सर्फिंग भी लगा रखी है, अपने सर्फिंग का वर्क कर रहे हो सिस्टम के ऊपर, डाउनलोडिंग चल रही है, आपके सॉन्ग प्ले हो रहे हैं, लेट्स सपोज प्रिंटिंग भी हो रही है, तो ये क्या है? मल्टीपल प्रोसेसेस हैं जो आप अपने एक सिस्टम पे परफॉर्म कर रहे हो, और वो सब परफॉर्म किसके थ्रू हो रहे हैं? सीपीयू के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, अब वो काम कौन करवा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा है। तो सपोज आपने 4 जॉब्स को एक साथ एक्टिवेट किया हुआ है और वो साथ में चल रही है आपके सिस्टम के ऊपर, 4 प्रोसेसेस। ठीक है, तो चारों प्रोसेस साथ में चल रही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब सीपीयू क्या कर, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ऐसा नहीं है कि किसी सिस्टम को कुछ रिसोर्सेज दे दिए, किसी प्रोसेस को कुछ रिसोर्सेज दे दिए तो वो प्रोसेस जब वापस करेगी रिसोर्सेज तभी लेगा, नहीं। वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए किसी भी प्रोसेस को रिसोर्सेज देती है, उतने टाइम बाद वो चेक करती है कि क्या वो प्रोसेस चल रही है स्मूथली, प्रोग्रेसिव वे में है या स्टक है या क्या है। ठीक है, अगर वो प्रोग्रेसिव वे में है तो उसको वापस से थोड़ा और टाइम देगी उस रिसोर्स के लिए, और अगर वो स्टक हो गई है, प्रोसेस नहीं चल पा रही है किसी की वजह से, एरर की वजह से, तो वो क्या करेगी? उस प्रोसेस पे मैसेज शो कर देगी यूजर को कि ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, और अपना रिसोर्स वापस ले लेगी ताकि वो किसी और प्रोसेस को मिले। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी कभी क्या होता है अपने सिस्टम में या मोबाइल फोन में भी इवन हो जाता है कि हम किसी एप्लीकेशन को ऑन कर रहे हैं या किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में ही वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। ठीक है, कुछ हो ही नहीं रहा है, हम क्लिक किए जा रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद कुछ टाइम तक तो ये चलता है कि हम टाइप कर रहे हैं, नहीं दिख रहा है, क्लिक कर रहे हैं, नहीं चल रहा है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मैसेज आ जाता है आपकी स्क्रीन पे कि दिस एप्लीकेशन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, यू वांट टू वेट और अबॉर्ट। ठीक है, बंद करना चाहते हो, क्लोज करना चाहते हो उस एप्लीकेशन को, या आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, तो वो पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ टाइमर। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस प्रोसेस को रैम पे जगह दी है, रैम भी दिया है उसको, उसको कुछ अदर रिसोर्सेज भी उसके साथ अटैच्ड होंगे, तो वो चेक करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करती है कि वो जो एप्लीकेशन है वो अपना काम करती जा रही है, आगे बढ़ रही है या स्टक हो गई है। अब स्टक होने का मतलब वो क्लिक पे काम नहीं कर रही है, एक ही उसकी जो इंस्ट्रक्शन चल रही थी, स्टेटस था, वो होल्ड हो गया, तो तब वो वहां पर उसको क्या करेगी? जैसे उसका टाइमर आउट होगा, टाइम आउट होगा, वैसे ही वो क्या करेगी? यूजर को मैसेज शो कर देगी कि ये प्रोसेस नहीं चल पा रही है आगे,
वेट का मतलब है कि उसको थोड़ा और टाइम दे देना, क्लोज का मतलब है कि उस एप्लीकेशन को सारे रिसोर्स वापस दे देना। ठीक है, तो ये सब इंटरनली टाइमर की वजह से पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, वी मस्ट प्रिवेंट अ यूजर प्रोग्राम फ्रॉम गेटिंग स्टक इन एन इनफाइनाइट लूप। ऐसा ना हो कि आपका जो यूजर प्रोग्राम है वो इनफाइनाइट पे ही चला जाए, इनफाइनाइट लूप पे ही चला जाए कि भाई प्रोसेसिंग हो रही है, कब होगी, कितनी देर में होगी, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, सिस्टम के अंदर हर चीज का टाइमिंग है इसके अंदर, तो वो अपने आप उसको अवॉइड कर देगा, आपको मैसेज शो कर देगा। So we must prevent a user program from getting stuck in an infinite loop or not calling system service and never returning control to the operating system. To accomplish this goal, we must use a timer. A timer can be set to interrupt the computer after a specified period. ठीक है, तो ऐसा ना हो कि इनफाइनाइट लूप में चला जाए सिस्टम, कंट्रोल वापस कभी आ ही ना पाए सीपीयू के पास। इसके लिए एक टाइमर लगा दिया जाता है। टाइम टू टाइम, जितने भी टाइम का वो टाइमर है उसके बाद चेक की जाती है स्टेटस एप्लीकेशन की। अगर वो चल रही है स्मूथली तो ओके, उसको थोड़ा और टाइम दे दिया जाएगा, फिर से टाइमर लगा के दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि फिर उसको बोल दे कि अब तो तुम करो काम, तुम्हारा तो चल रहा है। नो, फिर से किसी स्पेसिफाइड पीरियड का टाइमर उसको लगा के दे दिया जाता है, फिर चेक किया जाता है उतने टाइम बाद फिर चल रही है नहीं चल रही है। तो इस तरह से जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक टाइमर उसके साथ एक्टिवेट रहता है। The period may be fixed, for example 1 divided by 60 सेकेंड। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है वो इतने टाइम का भी हो सकता है, और वेरिएबल, फॉर एग्जांपल 1 मिलीसेकंड टू 1 सेकंड। ठीक है, तो फिक्स टाइम पीरियड भी हो सकता है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम सारी जॉब्स को इतने टाइम का टाइमर सेट करके देगी, या फिर वेरिएबल भी हो सकता है कि अलग अलग प्रोसेसेस को उसने अलग अलग टाइमिंग दी। The operating system set the counter every time the clock ticks, the counter is decremented when the counter reaches 0 and interrupt occurs. ठीक है, अब काम कैसे कर रहा है आपका ओएस, जैसे सपोज उसने क्या किया, इसको टाइम दे दिया 1 सेकेंड का, तो वो क्या करेगा, टाइमर एक्टिवेट कर देगा। जैसे जैसे उसका टाइम होता जाएगा वो डिक्रीमेंट करता रहेगा टाइम यूनिट को, और उसके बाद जब वो 0 पे पहुंच जाएगा तो वो तुरंत एक इंटरप्ट जनरेट करेगा ओएस से सीधा। मैं आपका इंटरप्ट इसको करेगा उस एप्लीकेशन को जिसपे कि वो टाइमर सेट था। राइट, तो इस तरह से ये टाइमर वर्क करता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो ये अपने फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स थे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं फर्स्ट डे से लेकर के आज तक। तो अपनी यूनिट 1 में यही टॉपिक्स हैं। इसमें से किसी भी टॉपिक में किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक। यस बाबू, रिकॉर्ड अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। तो यूनिट 2 का अपना जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज सिस्टम कॉल्स। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट यूनिट में देखा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और वो किसी प्रोसेस पे ऑपरेट कैसे करता है, उसको कैसे पूरा एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग उसके थोड़ा डिटेल में कि इंटरनली जो के हम कह सकते हैं कंट्रोल है वो फ्लो कैसे करता है, कैसे एक यूजर की सिंपल सी रिक्वेस्ट जाकर के हार्डवेयर को मिल जाती है और हार्डवेयर से वापस रिस्पॉन्ड यूजर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो इंटरनली जैसे फ्लो कर रही है सारी चीजें वो आएंगी यहाँ पर। तो इसके अंदर सबसे पहला है यहाँ पर सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स होती क्या है? सिस्टम को आप डायरेक्टली समझ सकते हो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करें। ठीक है, अब किसी को भी हम कॉल कब करते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी किसी को भी हम कॉल कब करते हैं, जब हमें उनसे कुछ बात करनी होती है, कुछ मैसेज पास करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, कुछ काम होता है, तभी कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल जा रही है तो वो कब जाएगी, जब ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ काम है। ठीक है, ऐसा काम जो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर सकता है तो तभी उसको कॉल जाएगी। अब हमको पता है कि जो अपना सिस्टम होता है वहां पर हार्डवेयर का डायरेक्ट एक्सेस किसके पास होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ठीक है, हार्डवेयर का या किसी भी रिसोर्स का सिस्टम के अंदर
जो एक्सेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही यूजर को मिल पाता है, डायरेक्टली यूजर हार्डवेयर तक एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो अगर यूजर को कोई भी रिसोर्स चाहिए आपके सिस्टम का, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो अपनी जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू काम करना पड़ेगा। उसी से काम करते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही। वहां पर हम ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, ओपन, सेव, ठीक है, प्रिंट, ये सारे हमारे हमको जो गिवन है वो मिलता है हमको ऑप्शंस। बट हमारी उस एक क्लिक पर क्या होता है, सिस्टम कॉल्स जनरेट। वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्टली एक सिस्टम कॉल जनरेट करता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलती है कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको एक ओपन की कमांड मिली है, हमको एक फाइल चाहिए हार्ड डिस्क में से, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस कॉल पे एक्टिवेट होता है और फिर आपकी फाइल को ला करता है, राइट। दोज आर कॉल्ड सिस्टम कॉल्स। To understand system calls, first one need to understand the difference between kernel mode and user mode of a CPU. इसीलिए हमने पहले मोड्स पढ़े थे, यूजर मोड एंड कर्नल मोड। जब प्रोग्राम आपका यूजर मोड पे चल रहा होता है तो सिस्टम कॉल का कोई रोल नहीं होता, वो यूजर के एक्सेस में जो जो चीजें होती है वो सब हम कर रहे होते हैं वहां पर। बात कब आती है, कर्नल मोड पे हम कब जाते हैं, जब हमको कोई ऐसी सर्विस रिक्वायर्ड होती है कि जिसमें कर्नल को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो उस कर्नल मोड को एक्टिवेट करने के लिए सिस्टम कॉल्स, एक ही पाथवे है, एक ही वे है कम्युनिकेट करने का यूजर मोड से कर्नल मोड पे, दोज आर सिस्टम कॉल, राइट। Every modern operating system support these two modes और हर modern operating system इनको सपोर्ट भी करता है। कर्नल मोड एंड यूजर मोड, ओके। अब बेसिकली कर्नल मोड और यूजर मोड हमने देख ही लिया है, बट इसको एक बार रिवाइज करते हैं क्विकली। When CPU is in kernel mode, the code being executed can access any memory address and any hardware resource. अब कर्नल मोड पे होते हुए सिस्टम क्या क्या कर सकता है, जब CPU कर्नल मोड पे काम कर रहा होता है तो वो क्या कर सकता है, किसी भी मेमोरी एड्रेस स्पेस को एक्सेस कर सकता है और किसी भी हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। Hence, kernel mode is very privileged and powerful mode. If a program crashes in kernel mode, the entire system will be halted. और अगर कोई प्रोग्राम कर्नल मोड पे होते हुए क्रैश होता है तो सारा सिस्टम उससे अफेक्ट होता है, क्योंकि वो मोस्ट पावरफुल प्रिविलेज मोड है। वहां पर जो इंस्ट्रक्शन होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है और उस पर जाकर के अगर क्रैश हुआ है तो पूरा सिस्टम अफेक्ट। देन नेक्स्ट है यहाँ पर यूजर मोड, बहुत ही हम कह सकते हैं कि इजी मोड या लाइट मोड है। इस पे क्या होगा, when CPU is in user mode, the program don't have direct access to memory and hardware resources. जब यूजर मोड पे काम होगा तो प्रोग्राम्स का डायरेक्टली किसी भी मेमोरी या हार्डवेयर रिसोर्स पे एक्सेस नहीं होता है। इन यूजर मोड, इफ एनी प्रोग्राम क्रैशेस, ओनली दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम इज हर्ट। अगर यूजर मोड पे होते हुए कोई प्रोग्राम क्रैश होता है तो सिर्फ वो प्रोग्राम, वो प्रोसेस अफेक्ट होगी, बाकी का सिस्टम अफेक्ट नहीं होगा। बट अगर कर्नल मोड पे हुआ है तो पूरी प्रोसेसेस, पूरा सिस्टम हॉल्ट पे चल जाएगा। That means the system will be in safe state even if a program in user mode crashes. Hence, most program in OS run in user mode. ज्यादातर जब तक कोई ऐसी जरूरत नहीं होती है तब तक ज्यादातर प्रोग्राम्स यूजर मोड पे ही काम करते हैं सिस्टम के अंदर, ताकि सिस्टम सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। बस जहां पर इन्वॉल्वमेंट की बात आती है कि हमको कर्नल की किसी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, कर्नल को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी सिर्फ आपका मोड चेंज होता है इनटू द कर्नल मोड। अदरवाइज सारे प्रोग्राम्स ज्यादातर यूजर मोड पे और मोस्ट ऑफ द पार्ट जितना भी उनका एग्जीक्यूट होता है वो यूजर मोड पे ही होता है, राइट। तो ये दोनों मोड पे काम करता है। अब सिस्टम कॉल के अंदर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिस्टम कॉल इन दोनों मोड के बीच में कॉलिंग का तरीका है, एक मोड से दूसरे मोड पे जंप करना पॉसिबल हो पाता है थ्रू सिस्टम कॉल, राइट।
When program is in user mode, require access to RAM or a hardware resource, it must ask the kernel to provide access to that resource. ओके निधि, मैं आपकी क्वेरी भी लेती हूँ, इस पॉइंट को मैं एक बार एक्सप्लेन कर लूँ. This done via something called a system call. कब सिस्टम कॉल जनरेट होती है? When a program in user mode require access to RAM or a hardware resource. अब सपोज मेरा एक प्रोग्राम है जो कि यूजर मोड पे अपना काम कर रहा है, उसको नहीं जरूरत है कोई भी रिसोर्स की, किसी भी चीज की जिसमें कि कर्नल की हेल्प लेनी पड़े, तो वो इजीली अपना कर्नल मोड पे चल रहा है, बट बीच में उसको रैम या किसी हार्डवेयर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट आई मेरे प्रोग्राम को, तो अब क्या होगा, वो उसको एक्सेस करने के लिए कर्नल मोड को सिग्नल भेजना चाहेगा कि मुझे अब आपकी जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि मुझे इन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो डायरेक्टली इन रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते. ठीक है, तो उसको हेल्प लेनी पड़ेगी कर्नल मोड. तो कर्नल मोड को अपना मैसेज सेंड करने के लिए वो यूज करता है किसको? सिस्टम कॉल. और ये सिस्टम कॉल्स बनी बनाई होती है, प्री डिफाइंड होती है, ऐसा नहीं है कि यूजर तुरंत वहीं पर बना रहा है. सारी सिस्टम कॉल ऑलरेडी बनी हुई है. इवन आप जो ओपन, सेव, प्रिंट करते हो, इनके बैक साइड में इनसे रिलेटेड सिस्टम कॉल ऑलरेडी है. जैसे ही आप वो ऑप्शन क्लिक करते हो, बैकएंड पे सिस्टम कॉल जनरेट होती है और कर्नल मोड को चली जाती है. ठीक है, देन आपका वो प्रोग्राम उतने टाइम के लिए कर्नल मोड पे चलता है. जितने टाइम में आपकी फाइल ओपन होके आप तक आ रही होती है, वो कर्नल मोड पे हो रहा होता है. जब फाइल आपके कर्नल के पास पहुंच जाती है, तो तब वो क्या करता है, आपको उस फाइल को शो करता है और मोड भी चेंज कर देता है कि भाई मैंने मेरा काम कर दिया, आपको ये फाइल चाहिए थी तो उसने आपको दे दिया. मोड भी चेंज कर दिया कि यू आर बैक टू द यूजर मोड नाउ. मोड बिट भी चेंज कर दिया. करेक्ट. तो दिस इज सिस्टम कॉल. यस निधि, आपकी क्या क्वेरी थी? एक मिनट, मैं वापस से रीड कर लेती हूँ. निधि आप वापस पूछेंगे माइक ऑन करके. मैसेज मेरे शो नहीं हो रहा है इसमें. अगर कोई क्वेरी हो तो हैंड रेज कर दीजिएगा आप. हाँ, वीडियो ऑन कीजिए. राइट, तो ये था सिस्टम कॉल होती क्या है. राइट, व्हेन अ प्रोग्राम मेक्स अ सिस्टम कॉल. अब जब सिस्टम कॉल हो गई, कॉलिंग हो गई है, तो क्या होता है आगे? व्हेन अ प्रोग्राम मेक्स अ सिस्टम कॉल, जैसे कि सपोज मैंने कहा कि हमने कुछ टाइप किया वर्ड के अंदर, यूजर मोड पे चल रहा था अपना प्रोग्राम, अब मैंने सेव का ऑप्शन क्लिक कर दिया. अब मेरा सेव का ऑप्शन क्लिक करते ही सिस्टम कॉल जनरेट हो गई इंटरनली. मैंने कुछ नहीं किया कि सिस्टम कॉल जनरेट करो, ये करो, मैंने तो जस्ट एक ऑप्शन क्लिक किया सेव. हमें पता भी नहीं होता है कि इंटरनली सिस्टम कॉल जनरेट होगी, बट उसके क्लिक पे कुछ ना कुछ कोड तो रन होता है. हमको पता है कि ये सारी कोडिंग है अंदर, तो वो वहां पर क्या होता है, सिस्टम कॉल जनरेट हो जाती है सेव के लिए, और जिसको कर्नल हैंडल करता है. क्योंकि सेव का मतलब है कि मेरी फाइल को हार्ड डिस्क पे लेके जाओ. अब वो डायरेक्टली नहीं जा सकता, वो कर्नल लेके जाएगा. यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता है हार्ड डिस्क, तो वो कर्नल के थ्रू करेगा. तो इंटरनली वो सेव की सिस्टम कॉल जनरेट कर रहा है. When a program makes a system call, the mode is switched from user mode to kernel mode. अब क्योंकि कर्नल की हेल्प लगेगी, सिस्टम कॉल जनरेट हो गई, तो अब कौन सा मोड एक्टिव हो जाएगा? कर्नल मोड एक्टिव हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग या कॉन्टेक्स्ट स्विच. इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी कभी इस टर्म के ऊपर ही शॉर्ट नोट आ जाता है कि व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. ठीक है, तो एक मोड से दूसरे मोड पे चेंज करना इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विच. यूजर मोड टू kernel mode and kernel mode to user mode is also called context switch. Okay, then the kernel provide the resource which the program requested. After that another context switch happen, which result in change of mode from kernel mode back to user mode. Right,
तो एक कॉन्टेक्स्ट स्विच तो कब हुआ, जब यूजर मोड से कर्नल मोड पे आए, और दूसरा कॉन्टेक्स्ट स्विच कब होगा, जब कर्नल अपना काम कंप्लीट करके वापस कंट्रोल यूजर को देगा, तो उस समय भी एक कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा और आपका बैक किसके पास चला जाएगा, कंट्रोल यूजर के पास चला जाएगा। क्लियर? Now, next slide is generally system call are made by the user level programs in the following situation. अब वो सिचुएशन कौन कौन सी होती हैं जब सिस्टम कॉल जनरेट की जाती है, ठीक है? तो वो एग्जाम्पल भी यहाँ पर आ जाएंगे जो आप पूछ रहे थे कि कब कब कर्नल का काम होता है, राइट? कर्नल का काम होने का मतलब कब कब सिस्टम कॉल जनरेट। फर्स्ट है इसके क्रिएटिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग एंड डिलीटिंग फाइल इन द फाइल सिस्टम। जब भी हम कोई न्यू फाइल क्रिएट करते हैं या फिर उसको ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं या डिलीट करते हैं, उस टाइम पर आपकी सिस्टम कॉल जनरेट होती है, राइट? क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग न्यू प्रोसेस। जब भी हम कोई न्यू प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उस टाइम भी कर्नल मोड एक्टिव होता है, क्योंकि रैम पर लाना होता है। और रैम इज अ रिसोर्स, और रिसोर्स किसके अंडर आता है, कर्नल के अंडर आता है। तो तब भी आपका कर्नल मोड एक्टिव होता है थ्रू सिस्टम कॉल्स। नेक्स्ट सिचुएशन है कब होगा सिस्टम कॉल, जब क्रिएटिंग अ कनेक्शन इन द नेटवर्क, सेंडिंग एंड रिसीविंग पैकेट्स। नेटवर्क कनेक्शन के टाइम पर और जब भी हम कुछ इंफॉर्मेशन सेंड रिसीव करते हैं पैकेट्स के फॉर्म में, तब भी आपका सिस्टम कॉल चलते हैं। रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू अ हार्डवेयर डिवाइस लाइक अ माउस और अ प्रिंटर, ठीक है? आपको कोई हार्डवेयर डिवाइस को एक्सेस करना है, प्रिंट करना है कोई डॉक्यूमेंट, तब भी आपका सिस्टम कॉल जनरेट। तो ये है वो सिचुएशन जहां पर आपकी सिस्टम कॉल्स जनरेट होंगी। अब टाइप्स आ जाते हैं सिस्टम कॉल्स के। कौन कौन सी टाइप की होती है अपनी सिस्टम कॉल्स? देयर आर 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सिस्टम कॉल। प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन। ये कुछ 5 कैटेगरीज हैं जिसके यहाँ पर एग्जांपल्स भी गिवन, ठीक है? और उनकी फिर डिटेल में भी उनका एक्सप्लेनेशन। तो पहले ये कैटेगरीज देख लेते हैं किस किस टाइप की होती है अपने सिस्टम कॉल्स। तो पहली सिस्टम कॉल है यहाँ पर प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस का मतलब आपको पता ही है कि जब भी आप कोई टास्क सिस्टम के अंदर स्टार्ट करते हो, जब उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेस। डेफिनेशन बोले तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस, ठीक है? जब आपके सिस्टम में कोई जॉब आई तब तक वो प्रोसेस नहीं है। जब उसको रैम पर स्पेस मिल गया, उसका रिक्वायर्ड रिसोर्सेज उसको मिलने शुरू हो गए, देन दैट प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोसेस। तो प्रोसेस को कंट्रोल करने से रिलेटेड जितनी भी सिस्टम कॉल्स होती हैं वो प्रोसेस कंट्रोल कैटेगरी में आती है। इसके अंदर आपकी कौन कौन सी सिस्टम कॉल आती है? एग्जाम्पल है यहाँ पर एंड, अबॉर्ट, क्रिएट, टर्मिनेट, एलोकेट, फ्री मेमोरी। ये आपकी सिस्टम कॉल्स, राइट? जैसे कि अगर मैं कोई फाइल सेव कर रही हूँ तो वहां पर क्रिएट सिस्टम कॉल आपकी वर्क करेगी कि भाई एक फाइल नहीं बन रही है, क्रिएट सिस्टम। दूसरा है कैटेगरी सिस्टम कॉल का टाइप, दैट इज फाइल मैनेजमेंट। अब आपने सपोज कोई फाइल बना दी है, फाइल आपकी ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, कोई भी फाइल हो सकती है, उसका मैनेजमेंट, उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी सिस्टम कॉल्स होती है वो इस कैटेगरी में। क्रिएट, ओपन, क्लोज, डिलीट, रीड, etc। अब आप किसी बनी हुई फाइल पे क्या ऑपरेशन कर सकते हो? उसको वापस रिक्रिएट कर सकते हो, ठीक है? ओपन कर सकते हो बनी हुई फाइल को, क्लोज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या फिर रीड कर सकते हो। तो ये सारी सिस्टम कॉल। रीड सिस्टम कॉल कब आती है? जब आप ओपन पे क्लिक करते हो, ठीक है? तो सपोज मैंने कोई वर्ड फाइल बनाई थी कल, आज मैं उसको ओपन कर रही हूँ, तो इंटरनली कौन सी सिस्टम कॉल एक्टिवेट होगी? रीड सिस्टम। रीड का मतलब यूजर उस फाइल का कंटेंट देखना चाहता है, ओके? देन थर्ड जो टाइप है सिस्टम कॉल्स का, दैट इज डिवाइस मैनेजमेंट। जितने भी आपके पास डिवाइसेस हैं उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड जो जो सिस्टम कॉल्स होती हैं, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, ये सब डिवाइसेस है सिस्टम में अटैच पेरिफेरल।
इनके मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी सिस्टम कॉल्स होती हैं वो आपकी थर्ड टाइप में। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे अभी आगे। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, ठीक है, सिस्टम के अंदर उसका स्टेटस, उसके टाइमिंग, डेट वगैरह इन सबको मेंटेन करने का जो काम हो रहा है, दैट इज कम अंडर इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस कैटेगरी। लास्ट इज कम्युनिकेशन, तो इसके अंदर अपना नेटवर्किंग वगैरह से रिलेटेड जो सिस्टम कॉल्स होती है वो सब। तो ये बेसिकली 5 टाइप्स या 5 कैटेगरीज हैं सिस्टम कॉल्स की। उसके अंदर हर एक कैटेगरी में उससे रिलेटेड सिस्टम कॉल्स होंगी, जैसे कि ये 2 के अंदर तो बताई हुई है, ऐसे इनके अंदर भी इनकी खुद की सिस्टम कॉल्स। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कौन कौन से सिस्टम कॉल्स होती हैं। ओके, अभी कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो